एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई हमेशा की तरह शानदार चल रही होगी। वर्ल्ड मैपिंग की आज की इस क्लास में अफ्रीका महाद्वीप पढ़ने वाले हैं हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप को हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, पूरी दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है यह जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में, पॉपुलेशन और एरिया वाइज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसी से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें जब भी आप मैपिंग की क्लास करें तो कुछ डायमेंशन है जिनको दिमाग में रखना है। मैपिंग की क्लास में कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ें, कोशिश करें कि सबसे पहले उसका जो लोकेशन है वो क्लियर हो जाए हमको। दूसरा ये कोशिश करें कि जो ट्रेडिशनल है वो पहले हम बेसिक रूप से कंप्लीट कर लें। ट्रेडिशनल क्या है, कितनी कंट्री हैं, कौन सा लंबा रिवर है, कौन सा ऊंचा पीक है, ये ट्रेडिशनल होता है। और फिर अगर ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन अच्छे से हैंडल करना है तो किसी भी कॉन्टिनेंट का जो कंटेम्प्ररी इश्यूज हैं, जो समकालिक मुद्दे हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें इसे काउंटर करना है। कुल मिला के करंट में अगर कोई कंटिनेंट बना हुआ है, कोई करंट में न्यूज है उस लोकेशन को लेकर, तो जरूर एग्जाम में वो न्यूज या लोकेशन पूछा जाएगा। जैसे अर्थक्वेक आना, वॉल्केनिक एरप्शन होना, साइक्लोन्स आना। अब अगर साइक्लोन आएंगे तो किसी ना किसी वाटर बॉडी पर ही आएंगे, तो तुमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस कॉन्टिनेंट को तुम पढ़ रहे हो वो कैसी कैसी वाटर बॉडी से सराउंडेड है। आपको सुनने में आता है न्यूज में कि फॉरेस्ट में आग लग गई, तो जब आग लग रही है तो फॉरेस्ट का होना जरूरी है, तो उस फॉरेस्ट का कोई ना कोई नाम होगा, उसके आग लगने के पीछे कोई कारण होंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, मान ला मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो कोरिलेट करना पड़ेगा। तो पहले हमें ट्रेडिशनल समझना है, तो अफ्रीका को पहले ट्रेडिशनली कंप्लीट कर लेते हैं। दिमाग में ये बैठा लेते हैं कितनी कंट्री हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं। फिर लास्ट की जो क्लास होगी उसमें हम कंटेम्प्रेरी रूप से जो करंट के इश्यूज हैं वो उठाकर पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछेगा, लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो वो जरूर कोरिलेट करके उससे पूछेगा। पर अगर मैं डायरेक्ट आपको करंट के कोई लोकेशन बताना शुरू करूं तो तुम्हें अफ्रीका ही नहीं मालूम तो लोकेशन कहां से ढूंढ लोगे, बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे पढ़ाई। तो पहले हमारा ये काम रहेगा कि हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बेसिक चीज समझने का प्रयास करें, और टारगेट दिमाग में एक ही रखना है कि हमें केवल और केवल करंट के लोकेशन पर ज्यादा फोकस करना है। समझ में आ रही है बात? आइए तो शुरुआत करते हैं, इसको ऐसे समझिएगा। पहले लोकेशन देखते हैं कि हमारे अफ्रीका के आसपास कौन कौन है। तो हम पहले लैंडमार्क देखेंगे कि अफ्रीका से फार वेस्ट में साउथ अमेरिका है, बहुत दूर है। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब इनसे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई हलचल हो रही है, सपोज करो कि नॉर्थ अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको में कोई साइक्लोन आ रहा है, तो फिर उस साइक्लोन को हम फालतू में अफ्रीका से कोरिलेट नहीं करेंगे जब तक उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। अब ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं भी हलचल हो हमें अफ्रीका से जबरन कोरिलेट करना पड़ रहा हो, हमें यह भी देखना पड़ेगा वो पास है या नहीं। फिर हम नीचे आते हैं तो फार साउथ में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट मिलता है। अब जो अंटार्कटिका है ये तो अफ्रीका से बहुत दूर है, तो अंटार्कटिका में भी अगर कुछ होगा तो हमें ज्यादा कोरिलेशन नहीं लगाना है। फिर इधर आते हैं फार ईस्ट में या साउथ ईस्ट में, तो हमको मिलता है ऑस्ट्रेलिया, इससे भी ज्यादा कोई संबंध नहीं है। तो कुल मिला के 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जब जहां वहां कोई पॉलिटिकल या फिजिकल मूवमेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट अफ्रीका पे आना चाहिए। पहला, यूरोप में अगर किसी भी प्रकार का कोई इम्पैक्ट दिखेगा तो वो इम्पैक्ट हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे अफ्रीका के नदन वाले पार्ट से। अब नदन वाले पार्ट में तो कंट्री होंगी, अगर हमको कंट्री ही याद नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। इसीलिए अफ्रीका को पढ़ने के लिए उसकी कंट्रीज को याद करना बहुत जरूरी है। पर इतना समझ में आया कि अगर यूरोप का जो सदर्न वाला पार्ट है वो अगर जियोग्राफिकली इम्पैक्ट होता है तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हमको अफ्रीका के नदन वाले पार्ट में दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से एशिया का जो फार वेस्ट वाला पार्ट है
उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी हमको अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पर दिखेगा। तो दो कॉन्टिनेंट का कौन कौन सा पार्ट है, जब भी कभी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको हम अफ्रीका से कोरिलेट कर लेंगे। तो इस हिसाब से जो लैंड मास है उसमें एशिया और यूरोप का जो सदर्न और ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको रिलेटिवली हम नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट होता है किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ने के लिए कि वो कौन कौन सी वाटर बॉडी से सराउंडेड है। तो देखिए जरा समझने का कोशिश कीजिए। ये अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है और यहां पर जो वाटर बॉडी है इसका नाम है अटलांटिक ओशियन। अब एग्जाम में आपने सुना हो कभी कभी साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कैसे डिवाइड करोगे, पहली क्लास में सिखाया है। यहां से एक इक्वेटर गुजरता है और इस इक्वेटर का नीचे वाला साउथ हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है। तो इसका मतलब है कि साउथ अटलांटिक ओशियन भी अफ्रीका से बाउंड्री शेयर करता है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन भी अफ्रीका से बाउंड्री शेयर करता है। तो यह वेस्ट में टोटली अटलांटिक ओशियन से सराउंडेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इधर आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये वाला हिस्सा देखो, ये जो वाटर बॉडी दिख रही है ये ओशियन नहीं है, ये एक सी है और इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो अफ्रीका के जो नॉर्थ वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो कौन सी वाटर बॉडी है, तो आप बोलोगे मेडिटेरेनियन सी है। और वेस्ट वाले पार्ट पर कौन सा ओशियन है, तो आप बोलोगे अटलांटिक ओशियन है। ठीक इसी प्रकार से हम जब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहां पर हमको एक वाटर बॉडी मिलेगी जो अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है। कहां दिख रही है, नॉर्थ ईस्ट में दिख रही है और इसका नाम है रेड सी। क्या नाम रख दिया इसका पुण्य, रेड सी। फिर और थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर हमें एक और बहुत बड़ी वाटर बॉडी दिख रही होती है जिसका नाम है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, इसका मतलब जो इसका ईस्ट वाला पार्ट है वो इंडियन ओशियन को, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो रेड सी को, नदर्न वाला पार्ट है वो मेडिटेरियन सी को, वेस्टर्न वाला पार्ट है वो अटलांटिक ओशियन को। ठीक इसी प्रकार से इसका जो सदर्न वाला पार्ट है यह साउथ ओशियन को टच करता है। तो कुल मिला के यह कितनी वाटर बॉडी सराउंडेड है, साउथ ओशियन, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी, रेड सी और इंडियन ओशियन। साथ ही साथ अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर ये वाला हिस्सा ये है मेडागास्कर, जो कि इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है और यह किसका पार्ट माना जाता है, वो माना जाता है अफ्रीका का। आपको मैं बता दूं कि इस मेडागास्कर और अफ्रीका के मेनलैंड के बीच में यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, एक्चुअली वो चैनल है और इस चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल। क्या नाम है इसका भैया, मोजाम्बिक चैनल। तो एक मोटी मोटी लोकेशन तो हमें समझ में आ गई कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन सी वाटर बॉडी और कौन कौन से लैंड मास, या मैं ये कहूँ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट उसके आसपास लोकेटेड है या आइलैंड लोकेटेड है। एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनेगा समझना। आपने सुना होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहां से जो ये लाइन में खींच रहा हूं ये है 0 डिग्री और ऊपर से जो ये लाइन आ रही है यूं, ये भी है 0 डिग्री। तो ये है GMT या प्राइम मेरिडियन लाइन, ये है इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब लैटिट्यूड, GMT का मतलब लॉन्गिट्यूड। ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री। ये कौन सा लैटिट्यूड है, 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा, इक्वेटर। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा, GMT प्राइम मेरिडियन लाइन, जो टाइम बताता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये बताता है हमको टाइम, घड़ी में कितना हुआ, यानी टाइम जोन की बात करता है। और जो 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ये हमको बताता है डेट। क्या बताता है, डेट। तो टाइम और डेट बनाने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड का यूज करना पड़ता है, जबकि मौसम वेदर बताने के लिए हम लैटिट्यूड का यूज करते हैं। आगे सीखेंगे आप लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। यहां से क्वेश्चन निकालिए, ऐसा बोलना चाहिए, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा बोलना चाहिए
कि इस जीरो के इधर सब कुछ ईस्ट है और इस जीरो के इधर सब कुछ वेस्ट है। यानी कि अगर मैं इसको एक्स आइलैंड मान लूं तो ये तुम बोलोगे ये वेस्ट हेमिस्फीयर में है, और इसको अगर वाई आइलैंड मान लूंगा तुम बोलोगे ये ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो इसका मतलब यहां पर जो भी है वो सब ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, इस लाइन के इधर जो भी है वो सब वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसके नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। मतलब ये वाला आइलैंड कहाँ है? साउथ हेमिस्फीयर में, और ये वाला आइलैंड कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ये वाला आइलैंड कहाँ है? साउथ हेमिस्फीयर में। ये वाला आइलैंड कहाँ है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब दोनों करो, ये नॉर्थ के साथ साथ ईस्ट में भी है, तो मैं ये बोलूंगा ये वाला जो आइलैंड है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अब ये वाला आइलैंड कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर में है। ये वाला कहाँ है? साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर में, और ये कहाँ है? साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर में। कुल मिला के 4 हेमिस्फीयर हो गए। अब आप पूरे मैप को देखोगे तब ध्यान से समझ में आएगा कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जैसे इस वाले कॉन्टिनेंट को देखो, इसका आधा हिस्सा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और आधा हिस्सा साउथ हेमिस्फीयर में है, पर यह कंप्लीटली ईस्ट हेमिस्फीयर में आ रहा है। इसको देखो, यह कंप्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और कंप्लीटली ईस्ट हेमिस्फीयर में है। फिर इसको देखो, अफ्रीका को। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट, कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट, कुछ हिस्सा नॉर्थ वेस्ट दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट। आया बात समझ में? और ये साउथ है ना, और इसके कुछ आइलैंड हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जो सभी हेमिस्फीयर में आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सभी हेमिस्फीयर में अपना प्रेजेंस दिखाता है? तो उसका जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका की एक विशेषता और है कि जितनी भी इमेजिनरी लाइंस हैं ऑन ग्लोब, वो सब की सब मेजर इमेजिनरी लाइंस सब की सब इससे पास होती हैं। जैसे मैं इसको यूं खींच दूं, ये खींच दिया, तो ये हो गया 0 प्राइम मेरिडियन लाइन, या मैं कहूं जीएमटी। इसके अलावा ये वाली हो गई इक्वेटर, यानी इससे इक्वेटर भी पास होता है। इसके नीचे ये है कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको कहते हैं मकर रेखा। इसके ऊपर ये है कैंसर, हिंदी में इसे कहते हैं कर्क रेखा। तो यह दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज वेल एज जीएमटी लाइन होकर पास होती है। और किसी भी कॉन्टिनेंट के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। या तो कुछ कॉन्टिनेंट के साथ केवल कर्क रेखा पास हो रही है, या तो किसी के साथ केवल मकर रेखा पास हो रही है, या किसी के साथ केवल इक्वेटर पास हो रहा है। पर भाई एक ऐसा है जिससे जीएमटी भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एज वेल एज कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। क्लियर है ये बात? आगे आप फैक्ट पढ़ेंगे कि इंडिया की एक रिवर है जिसे बोलते हैं माही रिवर। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पास करती है। ठीक इसी प्रकार से कांगो रिवर, जिसे हम जायरे रिवर भी कहते हैं, वह इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। और लिम्पोपो जो रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पास करती है। यहां से एक क्वेश्चन ऐसे उठाया जा सकता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मुद्दा ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेडिटेरियन सी को अफ्रीका के कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, जब तक कंट्री याद नहीं होगी तो लोकेशन कैसे याद कर सकते हो? इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले ट्रेडिशनल कंप्लीट कर लो अफ्रीका का, फिर हम कंटेम्प्ररी पर आएंगे। तो ट्रेडिशनल क्या है, आज की क्लास में पहले हम अफ्रीका की कंट्रीज को समझने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका के मैप को देखो ध्यान से, तो अफ्रीका को कई सारे पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये है साउथ अफ्रीका, ये है सेंट्रल अफ्रीका, ये है ईस्ट अफ्रीका, ये है वेस्ट अफ्रीका, ये है नॉर्थ अफ्रीका। और जो ये मेडागास्कर है ये ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ये याद रखना है। टोटल अगर इसमें देखा जाए तो टोटल 54 कंट्री हैं। और सबसे न्यूली जो इसकी कंट्री है वो है साउथ सूडान। अगर पूछा जाए कि सबसे न्यू कंट्री कौन सी इसकी बनी हुई है तो है साउथ सूडान। इन 54 कंट्री में से 16 कंट्री ऐसी हैं जो लैंडलॉक हैं,
तो अफ्रीका में टोटल कितनी लैंडलॉक कंट्री हैं, तो इसका आंसर है 16 कंट्री लैंडलॉक हैं। और इस प्रकार से कुछ अफ्रीका में कंट्री का बना हुआ है हिसाब किताब। अब देखो ध्यान से, ये है वो मैप जिसमें कंट्री का डिवीजन दिया गया है। मैंने क्या कहा, हमारे पास टोटल कितनी कंट्री है इस पे, ऑफिशियली 44 कंट्रीज हैं, जिसमें से 16 कंट्रीज कैसी हैं, लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब ना तो वाटर बॉडी से कनेक्ट है, ना ही किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से। ऐसा मानते हैं। यूरोप में 18 हैं, अफ्रीका में 16 हैं, एशिया में 10 हैं, और नॉर्थ अमेरिका में 2 हैं, सॉरी साउथ अमेरिका में 2 हैं। नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ये एक बेसिक फैक्ट तो आप समझिए। अब इन 54 कंट्री को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो पहले मैं आपको ये कोशिश करूंगा याद कराने के लिए कि ये कंट्री कैसे हमें याद करनी है। फिर आपको ये याद रहेगा कि कौन सी वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, कौन सी नदर्न एशिया का पार्ट है, कौन सा सदर्न एशिया का पार्ट है। मैं एक बार फिर से कर दूं, ये जो पीले रंग से आप देख पा रहे हैं, ये नदर्न अफ्रीका है। एशिया बोल रहा हूँ, अफ्रीका समझना। ये जो ये दिख रहा है, ये वेस्टर्न एशिया है, ये वाला सेंट्रल एशिया है, ये वाला ईस्टर्न एशिया है, ये वाला सदर्न एशिया है। क्लियर है? तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, बोलो ये कौन सा है, ये है नॉर्थ। ये कौन सा है, ये वेस्ट अफ्रीका। एशिया बोल रहा हूँ बार बार यार। ये है सेंट्रल अफ्रीका, ये है ईस्ट अफ्रीका, और ये है सदर्न अफ्रीका। कौन सा? सदर्न अफ्रीका। क्लियर है? अब सर इनकी कंट्री को कैसे याद करना है, तरीका समझना, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से अफ्रीका की कंट्री आप आसानी से याद कर पाएंगे। फिर हम अफ्रीका के पास चलेंगे और चीज़ों को समझाएंगे। ये ट्रिक देखो, इस ट्रिक के सहारे हम पूरा अफ्रीका कंप्लीट करेंगे। हमें इन फॉर्मूलाज को उठाकर इस मैप में पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला उठा के पुट कर रहा हूँ जिसपे लिखा है अले। तो उस फॉर्मूला को मैं वहीं से एज टू एज उठाऊंगा और यहाँ पे पुट करूंगा कुछ ऐसे, और यूं लाइन खींच दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा ए, यहाँ पे लिखूंगा एल, यहाँ पे लिखूंगा ई। अब मैप पे आओ वापस से। जैसे आप मैप पे आएंगे तो देखो ध्यान से, मैंने ऐसे करके ऐसे लिखा है ए एल ई। ए स्टैंड फॉर अल्जीरिया, एल स्टैंड फॉर लीबिया, ई स्टैंड फॉर इजिप्ट। तो जब आप इस मैप में गए तो आपको क्या समझ में आया इस मैप के अंतर्गत, यहां पर ये ए फॉर अल्जीरिया, एल फॉर लीबिया, ई फॉर इजिप्ट, ई फॉर इजिप्ट। अब ध्यान सुनना, ये जो अल्जीरिया और लीबिया है, इन दोनों के बीच में एक कंट्री है जो यहां पर शो होनी चाहिए। आप अगर मैप में देखेंगे तो समझ में आएगा, टी, टी फॉर ट्यूनीशिया, टी फॉर ट्यूनीशिया। अब देखो, पहले मिलेगा अल्जीरिया, फिर मिलेगा ट्यूनीशिया, फिर मिलेगा लीबिया, फिर मिलेगा इजिप्ट। तो वही तो मेरी कहानी में है। क्या है? पहले अल्जीरिया, फिर लीबिया, सॉरी पहले अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, फिर लीबिया, फिर इजिप्ट। 4 कंट्री याद हुई। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो तुमको मालूम है कि यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर स्थित है। तो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट क्या भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? मैप में देखोगे नंबर 1 कर रहा है, लीबिया ट्यूनीशिया कर रहा है, लीबिया कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है। यही तो क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। अगर आप इस चीज को समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। इस फार्मूला का नाम है एम स्क्वायर एन स्क्वायर सी एस का स्क्वायर ई एस। यानी 2 बार एम आएगा, 2 बार एन आएगा, 1 बार सी आएगा, 2 बार एस आएगा, फिर ई आएगा, फिर एस आएगा। और इस फॉर्मूले को एच टू एच उठाकर मैं यहाँ पर पुट करने का प्रयास करूंगा। समझिएगा थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को मैं यहां से ऐसे उठा रहा हूं, यूं ऐसे, यूं उठाया मैंने इस फॉर्मूले को। यहां पे पहले m, फिर m, फिर n, फिर n। तो ये हो गया m का स्क्वायर n का स्क्वायर, 2 है ना। फिर यहां पर आए ये वाला एरिया तो c, फिर ये एरिया s, s,
इसके ऊपर एस, फिर यहाँ ई फॉर इथोपिया, और फिर यहाँ एस फॉर सोमालिया। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया। देखो यहाँ पे आकर ये वाला पॉइंट देखो, मैप में देखो जूम करके चीजें दिखाई देंगी। ये रहा मॉरिटानिया, अगर मैं ऐसे एम लिखूं तो ज्यादा समझ में आएगा। एम मॉरिटानिया, एम माली, एन नाइजर, नाइजीरिया। अब नाइजर और नाइजीरिया में कंफ्यूजन होगा। नाइजर ऊपर है, नाइजीरिया नीचे गिर गया। जब कोई जमीन पे नीचे गिर जाता है तो नाइजीरिया, तो जो नीचे गिर गया वो नाइजीरिया, जो ऊपर है वो नाइजर। तो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, फिर मिलेगा चाड, फिर सूडान, नीचे साउथ सूडान, इथोपिया और सोमालिया। तो इसको एबीसीडी में ही कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये हो गया नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया। देखो तो वही बन गया है पूरा सिस्टम। कौन सा वाला, ये वाला, कि एम स्क्वायर मतलब माली मॉरिटानिया, नाइजर नाइजीरिया, चाड साउथ सूडान, सूडान साउथ सूडान, इथोपिया और सोमालिया। क्लियर है। तो जब हम इस मैप में आएंगे तो अपने कितनी कंट्रीज याद कर ली, फिर से देखो एक बार। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इधर देखो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया और सोमालिया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आगे आते हैं। अब इसमें एक और फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला तीसरे नंबर का दिख रहा होगा, जिसका नाम है नाम सा मोजा। इस फॉर्मूले को मैंने यहां पे ऐसे पुट करना चाहूंगा, ऐसे पुट करूंगा इस फॉर्मूले को यहां पे, यूं। तो यहां पे दिख रहा है ना, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, नाम, नाम का मतलब नामीबिया, सा का मतलब साउथ अफ्रीका, मोजा, मोजा का मतलब मोजाम्बिक। तो तीन कंट्री ये हो गई, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, है ना। आ जाओ देखो मैप के अंदर, यहां पर ये मैं ऐसे बना रहा हूं यूं, ये। तो ये हो गया नामीबिया, ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गया मोजाम्बिक। याद रखना बेटा, अफ्रीका एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जबकि साउथ अफ्रीका इसी कॉन्टिनेंट का एक देश है, देश है ना। अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में अंतर है। अफ्रीका में कई सारे देश हैं, साउथ अफ्रीका खुद एक देश है। तो हमें ये देखना है कि हम कहां पर आ गए हैं। तो ये आ गए, कितने कंट्री याद हो गई, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया। ये है नामीबिया, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। आगे अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और अंगोला। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां से ऐसे वर्टिकली उल्टा यूं लेना चाह रहा हूं, ये और कुछ ऐसा। अब ये वाला जो हिस्सा है ये है अंगोला, ये है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसे जायरे के नाम से जानते हैं, और ये है सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक। तो चार्ट के जस्ट नीचे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक मिलेगा, फिर कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर मिलेगा हमको अंगोला। अब अगला हमारा कौन सा मैप हो जाएगा, ये वाला जाम्बिया। तो ये जो गैप दिख रहा है ना, वो गैप यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गैप फुलफिल करेंगे तो हमको ये वाला डायग्राम मिल जाएगा। उल्टा त्रिभुज रखना है, जाम माने जाम्बिया, जिम माने जिम्बाब्वे, बोस यानी बोस्वाना। तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोस्वाना, अंगोला, कांगो डेमोक्रेटिक, जायरे कहते हैं इसको, ठीक है, कांगो अलग है, जायरे अलग है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। अब हमारे पास एक जगह ये बची हुई है और एक जगह ये बची हुई है, और डायग्राम भी देखेंगे दो बचे हुए हैं। तो ये वाला जो है सीधा त्रिभुज ये इधर रखेंगे, जो उल्टा त्रिभुज है वो उधर रखेंगे। देखो जो सीधा त्रिभुज है उसको कहाँ रखना चाह रहा हूं मैं, सीधा त्रिभुज को मैं यहाँ रखूंगा यूं। तो ये है कैम माने कैमरून, ये है कैन यानी कांगो,
ये है गैव यानी गैवन। तो अगर सीक्वेंस देखोगे तो पहले मिलेगा साउथ अफ्रीका, फिर मिलेगा नामीबिया, फिर मिलेगा अंगोला। अब याद रखना कांगो और कांगो डेमोक्रेटिक यानी जायरे, दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिखेगा। कैसे, ये देखो गैवन हमको दिख रहा है अलग से, ये डेमोक्रेटिक अलग से दिख रहा है और ये कांगो अलग से दिख रहा है। तो दोनों का ही एरिया है जो अटलांटिक ओशियन को टच करता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, याद रखना इस चीज के लिए। तो फाइनली हम लोगों ने ये वाला डायग्राम कंप्लीट किया। अब एक जो लास्ट डायग्राम है वो हम इसको उल्टा करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा युगांडा, ये हो जाएगा केन्या और ये हो जाएगा तंजानिया। एक और कंट्री है जो इसको यहाँ फिल कर सकते हैं ऐसे, ये है वेस्टर्न सहारा और ये है मोरक्को। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग कंट्रियां हमें याद हो गई। कैसे, वेस्टर्न सहारा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला, कांगो डेमोक्रेटिक, कांगो, गैबन, कैमरून, बोस्वाना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, और ये वाला मेडागास्कर। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ये वाला कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर। अब ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे रह गया है छोटे छोटे देशों वाला, इनमें छोटे छोटे कौन कौन से देश हो जाएंगे उनको एक बार देख लो। जैसे यहाँ पर देखोगे सियरा लियोन है ना, लाइबेरिया, कोट डी आइवरी है ना, घाना, टोगो और बेनिन। तो ये छोटे छोटे देश हैं, इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो मैंने आपको कंट्रीज के नाम बताए हैं इस फॉर्मूले के साथ, तो वो आपको अप्लाई करना है और याद करना है। अब हम अगले में शुरू करते हैं इसका ट्रेडिशनल, कहाँ नदियाँ, कौन देश बड़ा छोटा, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।